आज हम लोग 6th लेक्चर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आपको जैसे याद होगा मैंने 5th लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया था। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के मिक्सिंग को कहते हैं, और मैंने आपसे ये बताया था कि ऑर्बिटल के मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और जैसा आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बात का जवाब नहीं दे पा रहा था कि ग्राउंड स्टेट से जब एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जैसे कार्बन में हमने देखा था, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का पहले 2 था, लेकिन वो 4 हो गया था एक्साइट करके। और एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो एटम के कॉलिजन की वजह से आई थी। ठीक है बच्चों, तो आखिर ये जो चारों बॉन्ड कार्बन जो है 4 क्लोरीन के साथ बनाता है, तो वो चारों बॉन्ड की एनर्जी कैसे सेम हो गई, अगरचे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है। तो इस बात का जवाब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने दिया, और उसने ये बताया कि भाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होने की वजह ये है कि ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि पहले अपनी एनर्जी को इक्वलाइज करता होगा। और एनर्जी को इक्वलाइज करने का तरीका क्या होता है बच्चों? एनर्जी को इक्वलाइज करने का तरीका ये है, उसने जो हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कॉन्सेप्ट ने, कि एनर्जी को इक्वलाइज कर सकते हैं बाई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि ऑर्बिटल्स को किसी ने मिक्सिंग होते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन ये हाइपोथेटिकली एज्यूम किया गया है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी जब तक बराबर नहीं होगी तब तक चारों बॉन्ड की एनर्जी बराबर नहीं हो सकती। इसी आधार पे ये कॉन्सेप्ट आया था कि ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर गया था। फिर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिखवाया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और उसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसा कि आपको याद होगा मैंने कहा था sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। उसी तरह जब मैंने कहा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रहा है, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। उसी तरह sp3 भी मैंने बताया था कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। फिर मैंने कहा था कि जब sp बनता है तो बॉन्ड जो एंगल्स होते हैं ऑर्बिटल्स के बीच 180 डिग्री होते हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑर्बिटल्स में बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये ऑर्बिटल्स एक खास दूरी पे मेंटेन करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे 2 आदमी क्लासरूम में बैठा हो और दोनों के बीच आपस में दुश्मनी हो, और हमें मालूम है कि हमें पढ़ाना है उसे, लेकिन हमें पता है कि अगर अगल बगल बैठा दिया तो झगड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? उसको मैक्सिमम दूरी पे लाऊंगा, जिससे कि मिनिमम रिपल्शन हो, मिनिमम झगड़ा हो। तो मैंने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 2 आदमी को मैक्सिमम दूरी पे बैठाना हो तो 180 डिग्री पे बैठाल देंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम दूरी होगी, मिनिमम रिपल्शन होगा। उसी तरह से मैंने कहा था कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा कि उसमें जो है 3 है ना ऑर्बिटल्स होंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स को है ना क्लासरूम में, यानी 3 आदमी को क्लासरूम में अरेंज करना हो जिससे मैक्सिमम दूरी हो, लोअर झगड़ा हो, तो 3 आदमी को 120 डिग्री के एंगल पे सेट कर देंगे क्लासरूम में। और मैंने कहा था जब 180 डिग्री पे सेट करेंगे तो वो लीनियर ज्योमेट्री में आ जाएगा, यानी वो लीनियर दिखेगा। उसी तरह sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर दिख जाएगा। उसी तरह से जब sp3 होगा बच्चों, तो मैंने कहा था sp3 में क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बच्चों, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 4 पे अगर प्लेन में रखेंगे, तो प्लेन में अगर रखेंगे तो बताओ 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब कि 360 को अगर 4 जगह डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम दूरी पर लाना है, तो मैक्सिमम दूरी पे प्लेन में 90 डिग्री बनेगा, और वही अगर 3D में चला जाएगा, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएगा, तो वो 109.5 डिग्री होगा। इसलिए sp3 में क्या होता है बच्चों कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो 109.5 डिग्री पे होते हैं। 4 ऑर्बिटल्स को प्लेन में नहीं सजाते हैं, क्योंकि प्लेन में सजाएंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, और हमको लाना है मैक्सिमम दूरी और जिससे मिनिमम रिपल्शन हो, तो 109.5 डिग्री 28 मिनट एंगल बन जाता है। यहाँ तक मैंने बता दिया। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे एक और है sp3d। ठीक है बच्चों, sp3d। अब बताओ sp3d का क्या मतलब होगा? एक s ऑर्बिटल होगा बच्चों, 3 p ऑर्बिटल होगा और एक d ऑर्बिटल होगा। बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4, एक s, 3 p और एक d। तो डेफिनेटली जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, तभी मैंने क्या रूल बताया कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो बताओ इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे बच्चों? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 5 ऑर्बिटल्स को हमको अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि जिससे मैक्सिमम दूरी हो, मिनिमम रिपल्शन हो। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि 3 को
120 डिग्री एंगल पे सेट करते हैं, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्लेन में सेट करेंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 90 डिग्री पे सेट करेंगे, यानी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करेंगे। अभी हम दिखाएंगे कैसे अरेंज करते हैं। और जब ये ऐसे अरेंज होगा तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसका टेक्निक है बच्चों। बस इतनी सी बात समझो कि 5 आदमी को रूम में सजाना है जिससे कि मैक्सिमम दूरी हो जाए। तो हम लोग अगर प्लेन में सजा दें, पूरे क्लासरूम में बैठा दें 5 आदमी को, तो 360 डिग्री के एंगल पे तो है ना बैठा सकते हैं ना। तो उसमें तो 70 टू 70 करीब 90 हो जाएगा या कुछ और एंगल कम हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको 3D में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 120 डिग्री पे आएंगे, 2 90 डिग्री पे, और ऐसा करने पे वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, PCl5 है। कौन है बच्चों? PCl5। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 3 क्लोरीन है जो प्लेन में है। प्लेन का मतलब जैसे आपका कॉपी है वो आपका प्लेन है, ठीक है। तो ये 120 और ये क्या होगा बच्चों? 120। अब एक अबव द प्लेन होगा, ठीक है, और एक बिलो द प्लेन होगा, यानी इस तरह से। जैसे आपका कॉपी है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये प्लेन है, इसमें फास्फोरस सेंटर पे रखा हुआ और इसमें 3 क्लोरीन है। एक इस तरह से होगा, एक एंगल पे डायगोनली इस तरह से अरेंज होगा, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा, यानी फास्फोरस को 3 क्लोरीन आइटम सराउंड कर रहा होगा 120 120 120 पे, ठीक। और एक क्लोरीन ऊपर से आएगा इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, और एक क्लोरीन नीचे से आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो ऊपर से और नीचे से है वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ये वाला जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ नीचे क्योंकि प्लेन है तो ट्राइगोनल हो गया, ट्राइगन बन गया। और एक पिरामिड ऊपर से, अगर इस पर चादर डाल दो, मान लो फॉर एग्जांपल बेडशीट डाल देते हैं, जैसे आपने तंबू कभी गाड़ा होगा, तो इस पर जो है बेडशीट डालेंगे तो क्या होगा? एक पिरामिड ऊपर से नजर आएगा। और अगर नीचे से अज्यूम करो एक तंबू नीचे से गाड़ेंगे, ठीक है, बिलो द प्लेन, तो इसका मतलब एक तंबू नीचे से बन जाएगा। तो ट्राइगोनल हो गया, एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड नीचे से बनेगा, ठीक है बच्चों। अब इसका है ना ऑर्बिटल के हिसाब से दिखाएंगे बच्चों। तो एक S और बच्चों P कितना ले रहे हैं बच्चों? 3 P ले रहे हैं। तो ये 3 P ऑर्बिटल्स ले रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। एक PX होगा, एक PY होगा, एक PZ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक D ऑर्बिटल भी लेना है। तो अब ये याद रखना है कि D ऑर्बिटल, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये याद रखना है कि D में dz² को लेते हैं। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सा है ना D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो याद रखो कि जो D ऑर्बिटल्स है ना अलोंग दी एक्सिस होते हैं। अब बोलेंगे सर अलोंग दी एक्सिस का क्या मतलब होता है? यानी डायरेक्ट एक्सिस पे मौजूद हो। dz² का मतलब z एक्सिस पे है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, ठीक। और जब ये आपस में मिक्स करेंगे बच्चों तो ये कैसे नज़र आएंगे? इस तरह से, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये ट्राइगन बना दिया, ट्राइगन हमने पहले भी बना रखा है, ठीक है। और ये इस तरह से दिखाएंगे छोटा छोटा, है ना। और ये अबव द प्लेन हो गया, ठीक है। डायग्राम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो ट्राइगन बन गया और ये बाई पिरामिडल हो गया। अगर हम इस पर चादर डाल दें तो एक पिरामिड ऊपर से आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, और एक पिरामिड नीचे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब सिंपली ये याद रखो, एंगल रटने की ज़रूरत नहीं है। रूम में 5 आदमी को सजाना है, मैक्सिमम दूरी पर रखनी है। तो रूम में 5 आदमी को प्लेन में भी सजा सकते हैं और हवा में भी सजा सकते हैं। तो हमको ये रूल याद रखना है कि हमको इस तरह से सजाना है कि मैक्सिमम दूरी हो जाए जिससे मिनिमम रिपल्शन हो जाए। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना 3 120 डिग्री पे, 2 90 डिग्री पे, तो इसमें मैक्सिमम दूरी हो जाती है। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो बाउंड होता है, ये जो प्लेन में जो बाउंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं, ये याद रखिएगा। और जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है उसको एक्सियल कहते हैं, एक्सियल एक्सिस या एक्सियल कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्लेन में हमेशा इक्वेटोरियल होगा, प्लेन वाले जो बाउंड बनेंगे इक्वेटोरियल बाउंड कहलाएंगे। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या होगा? एक्सियल होंगे। और ये ज़रूर याद रखिएगा बच्चों कि एक्सियल बाउंड की लंबाई ज़्यादा होती है। एक्सियल बाउंड की लंबाई क्या होती है? बाउंड लेंथ, है ना, ग्रेटर होता है। अब आप पूछेंगे सर क्यों ग्रेटर होगा? तो देखो ना, यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना प्लेन में, तो बोलो इसमें सबके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलेंगे सर ये लोन पेयर क्या होता है? तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ये तो मालूम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाए
तो क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गया फास्फोरस के साथ। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ 3 लोन पेयर है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ना ले उसको लोन पेयर कहते हैं। वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करे, वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करे, वो लोन पेयर है। लोन पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम पेयर के हिसाब से कहेंगे 3 लोन पेयर। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसलिए यहाँ पर जो है 3 लोन पेयर होगा। तो ये जो लोन पेयर्स हैं और इनके लोन पेयर्स में, क्योंकि सारे एटम पे क्लोरीन के लोन पेयर हैं, तो होता क्या है कि लोन पेयर आपस में रिपल्शन करता है। तो जब रिपल्शन करेगा ना तो ये बॉन्ड की लंबाई अपने आप भाग जाएगी ऊपर, यानी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा बॉन्ड। और ये याद रखिएगा कि जिसका बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। क्या बोला मैंने? जिसकी बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इसलिए जब भी आप PCl5 को जब तोड़ने जाओगे ना, अगर एनर्जी दोगे तो PCl5 हमेशा पहले PCl3 या Cl2 में टूटेगा। क्यों? क्योंकि जो आप एनर्जी दोगे तो पहले एक्सियल बॉन्ड टूटेगा। तो क्योंकि एक्सियल बॉन्ड तो 2 है, एक अबव द प्लेन वाला क्लोरीन है, एक बिलो द प्लेन वाला क्लोरीन है, तो दोनों बॉन्ड कम एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये बात याद रखिएगा कि प्लेन में जो साइट होता है, जगह होती है, उसको इक्वेटोरियल कहते हैं, और जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक, sp3d समझ में आ गया। अब आइए sp3d2 देखते हैं क्या होता है। sp3d2, अब बताओ sp3d2 का क्या मतलब होगा बच्चों? एक s बोलो और 3 p और कितने d भाग ले रहे हैं बच्चों? 2 d ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, है ना। तो इसमें टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स 6 भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 6। और इसमें 6 का 6 90 डिग्री एंगल पे होगा, 6 90 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, और ये देखने में कैसे लगेगा? ऑक्टाहेड्रल। कैसे लगेगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ लिखा हुआ जगह में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, या इसी को स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल SF6 है। कौन है बच्चों इसका एग्जाम्पल? SF6 है। ठीक है, और ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। देखो, हमको क्लासरूम में 6 आदमी को बैठाना है जिससे कि मैक्सिमम दूरी हो जाए और लोअर झगड़ा हो। तो क्लासरूम में 6 आदमी को बैठाने का तरीका है कि इसको 90 डिग्री पे हम लोग 4 आदमी को प्लेन में बैठा दें। नहीं, 9 चौके 36, 360 डिग्री तो प्लेन होगा ही, और एक अबव द प्लेन फ्लोरीन ला दें, एक बिलो द प्लेन ला दें। तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गया तो बच्चों 90 डिग्री हो गया ना। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। अब बताओ, इसको हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल कहेंगे ना, क्योंकि एक चादर ऊपर से डाल दोगे तो एक पिरामिड ऊपर से नजर आएगा, और एक चादर नीचे से डालोगे तो एक पिरामिड नीचे से नजर आएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बाई पिरामिडल हुआ। ऊपर वाला क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, क्योंकि वहाँ ट्राइगोन था, क्योंकि यहाँ 3 आइटम को प्लेन में सजाया था, यहाँ 4 आइटम को प्लेन में सजाया हुआ। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये S एक S हो गया। ठीक है बच्चों, और P कितना ले लेंगे बच्चों? 3 P ले लेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा, सारा याद हो जाएगा। खाली ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। एक S 3 P हो गया, sp3, और D कौन सा ले लेंगे? तो यहाँ पर 2 D ले रहे हैं ना, तो 2 D में एक तो dz² वाला लेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, और एक कौन सा लेंगे? dx² y² वाला। ठीक है, कौन सा ले लेंगे? dx² y² वाला। अब यही दोनों क्यों लेंगे? क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, ये याद रखने हैं। और कंपटीशन में, नीट में, जेई में कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 2 ऑर्बिटल हैं अलोंग द एक्सिस वाले। ठीक है, dz² dx² y²। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? तो डेफिनेटली उसी तरह से बनेगा। इसमें जो है ऑर्बिटल्स का 4 डायग्राम बना देंगे इस तरह से, जो प्लेन में बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और एक अबव द प्लेन हो जाएगा और एक बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, इसमें चारों में 90 डिग्री होगा। बोलो, सारे प्लेन में 90 डिग्री, और एक अबव द प्लेन आएगा वो भी 90 होगा, और एक बिलो द प्लेन आएगा वो भी 90 होगा। अब बताओ ये कैसा लग रहा? तो स्क्वायर बाई पिरामिडल लग रहा है ना। और इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के sp3d2 में 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड, और 6 का 6 90 डिग्री एंगल पे सेट होगा। अब आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको याद रखना है कि आपको क्लासरूम में 6 आदमी को सजाना है इस तरह से कि मैक्सिमम दूरी हो जाए। और आपके लिए शर्त ये है कि आप हवा में भी जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हवा में जा रहे हैं तो बेसिक मकसद ये होता है कि मैक्सिमम दूरी हो जाए, मिनिमम रिपल्शन हो जाए। ठीक है,
अब आपको ये बता दूं कि sp3d2 में 4 जो एक्सिस होते हैं वो इक्वेटोरियल होते हैं, क्योंकि 4 प्लेन में आ रहे थे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, वो है ना वो एक्सियल होंगे, और जो 4 है ना प्लेन में होंगे वो इक्वेटोरियल होंगे। तो याद रखो sp3d2 में 4 इक्वेटोरियल साइड है और 2 एक्सियल साइड है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। sp3d में 3 इक्वेटोरियल साइड है और 2 एक्सियल साइड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल्स इसका SF6 है। अब आप एग्जाम्पल से इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा, मॉलिक्यूल को देखते ही आप है ना 1 मिनट में समझ जाएंगे कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल्स अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। सिर्फ उसूल ये याद रखेंगे बच्चों कि हमको ऑर्बिटल्स को सजाना है इस तरह से कि मैक्सिमम दूरी हो जाए, लोअर रिपल्शन हो। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ sp में क्या होगा, एक s और एक p भाग ले रहा है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम दूरी 180 डिग्री होगा, लीनियर हो जाएगा। sp2 में एक s 2 p भाग ले रहा है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो जिसमें से तीनों को प्लेन में सजा देंगे। वो कितना एंगल बनेगा, 120 120 120। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। फिर अगर 4 होगा तो 4 में हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेन से छोड़ के हवा में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेन में जाते तो 90 डिग्री एंगल मिलता है और हवा में जाएंगे तो 109 डिग्री एंगल बनेगा। तो ग्रेटर एंगल किसमें बन रहा है, 109 पे, इसलिए 109 डिग्री एंगल बनता है बच्चों। उसी तरह sp3d में एक s 3 p और एक d है, इसका मतलब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्लासरूम में 5 आदमी को सजाना है, मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए, लोअर झगड़ा होना चाहिए। तो 5 में कैसे सजा देंगे बच्चों कि वेरी आसान, इसमें 3 को प्लेन में रखेंगे और 3 को जब प्लेन में रखेंगे तो 120 120 120 बनेगा। एक अबव द प्लेन डालेंगे, एक बिलो द प्लेन डालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखने में कैसा लगेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इज इट क्लियर बच्चों? इसका एग्जाम्पल मैंने PCl5 बताया। उसी तरह sp3d2 का क्या होगा बच्चों, एक s 3 p और 2 d भाग ले रहा, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और 6 का 6 90 डिग्री एंगल पे होगा। ये याद रखिएगा कि यही एक हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? इसके अलावा इसमें 4 जो है ना प्लेन में होंगे, 90 90 90 पे होंगे ऑर्बिटल्स, और एक अबव द प्लेन होंगे, एक बिलो द प्लेन होंगे, वो भी 90 डिग्री पे होंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब आइए एक और हाइब्रिडाइजेशन लास्ट बच गया है बच्चों, sp3d3। क्या बच गया, sp3d3। अब बताओ इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, एक s 3 p और 3 d, इसका मतलब टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब 7 आदमी को आपको रूम में सजाना है, मैक्सिमम दूरी हो, लोअर झगड़ा हो, तो इसके लिए 5 आदमी को 72 डिग्री पे सजाते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल को 72 डिग्री पे सजाएंगे और 2 आदमी को 90 डिग्री पे सजा देंगे। अब बताओ कि जब ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि 5 आदमी प्लेन में आ गए हैं तो पेंटागोनल तो हो ही जाएगा ना, बोलो पेंटागोनल। और क्योंकि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आ रहा है तो डेफिनेटली पिरामिड तो बन ही जाएगा, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बच्चों, तो याद कैसे करेंगे, 5 होगा तो भी पिरामिड बनेगा, 6 होगा तो भी पिरामिड बनेगा और 7 होगा तो भी पिरामिड बनेगा। लेकिन 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा, 6 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल बाई पिरामिडल बनेगा, और अगर 7 होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। इसका एग्जाम्पल IF7 है। कौन है बच्चों, IF7। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो देखो आयोडीन फ्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं 72 डिग्री एंगल पे सेट करते हैं, 72 डिग्री, यानी कि 360 को 5 जगह डिवाइड कर देंगे। तो बोलो 360 को 5 जगह डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72, ये भी 72 और ये भी 72 बच्चों। अब एक अबव द प्लेन ले आओ, एक बिलो द प्लेन ले आओ, तो देखो हो गया ना 90 90 आ गया ना। अब पेंटागन तो नीचे प्लेन में तो बन ही गया और ऊपर से एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऊपर से बन गया, तो इसलिए इसको कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब बच्चों बताओ इसमें इक्वेटोरियल साइड कितने हैं, तो इक्वेटोरियल साइड 5 है, क्योंकि प्लेन वाले जो साइड होते हैं इक्वेटोरियल होते हैं। और एक्सियल साइड कितने हैं बच्चों, 2 हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका मैं अगर ऑर्बिटल्स का डायग्राम दिखाऊं तो एक s है बच्चों, 3 p है। ठीक है, अब ये उतना याद नहीं रखना है, बस आपको समझना है कि इसको कैसे मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक s हो गया, 3 p हो गया और 3 d ले लेते हैं हम लोग। तो 3 d का मतलब dz² और dx² y² तो लेंगे ही। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कोई एक ऑर्बिटल ले लेते हैं। ठीक है, और वो क्या है, मान लो dxy ले लिया हमने। ठीक है,
डी वाई जेड भी ले सकते हैं, डी जेड एक्स भी ले सकते हैं। कोई एक ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, ये ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस वाले कहलाते हैं। ये दोनों अलोंग द एक्सिस हैं, बाकी जितने भी ऑर्बिटल है इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है। क्यों बोलेंगे इन बिटवीन द एक्सिस? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में, मैंने एटॉमी के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो इसका डायग्राम है ना, फूल बनाना है। फूल तो समझते हैं ना आप लोगों को, फूल बनाने में तो मज़ा भी आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में फूल भी बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा फूल छोटा हो गया है तो इसके पत्ते का साइज़ और बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखना, ये पेंटागोनल हो गया और एक अबव द प्लेन बन गया, एक बिलो द प्लेन बन गया। ठीक है, ये सारे प्लेन में 72 72 72 है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। बच्चों बात समझ में आ गई? इसको आप इस तरह से याद करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 3 3 6 1 7 7 है, तो 7 का मतलब इसमें 5 को प्लेन में डालना है, एक अबव द प्लेन होना चाहिए, एक बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया है, क्लासरूम में आदमी को सजाना है, इसको बैठ के 2 मिनट इमेजिन करेंगे। ठीक है, क्लासरूम में पहले 2 आदमी को सजाएंगे तो 180 डिग्री पर सजाएंगे, मैक्सिमम दूरी होने की। ठीक है, तो लीनियर हो जाएगा। 3 आदमी को सजाएंगे तो 120 डिग्री एंगल बनेगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अगर 4 आदमी को सजाएंगे तो हवा में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हवा में नहीं जाएंगे तो नीचे ज़मीन पे प्लेन में लेंगे तो 90 90 90 ही बनेगा, लेकिन अबव द प्लेन ले जाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है, रिपल्शन घट जाता है, तो वहाँ 109.5 डिग्री होगा। उसी तरह से SP3D में 3 प्लेन में होंगे और एक अबव द प्लेन होगा, 2 एक बिलो द प्लेन होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, 3 120 120 120 पे होंगे और एक अबव द प्लेन है ना 90, एक बिलो द प्लेन 90 होगा। इज इट क्लियर बच्चों? इसका एग्जांपल PCl5 है। इसके अलावा बच्चों मैंने SP3D2 में बताया, 1s 3p 2d, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसमें 6 होगा, 6 90 डिग्री पे होगा, यानी क्लासरूम में 6 बच्चे को सजाना है, मैक्सिमम दूरी हो। तो हम कैसे सजाएंगे? जैसे इमेजिन कर लो अपने क्लासरूम को। ठीक है, एक कॉर्नर पे है ना प्लेन में, दूसरे कॉर्नर पे, तीसरे कॉर्नर पे, चौथे कॉर्नर पे, 4 कॉर्नर पे 4 आदमी को सजा देते हैं। ठीक हवा में बीच में समझो, यानी प्लेन हो गया वो। और उस हवा के ऊपर जो छत के ऊपर से एक आदमी को लटका दें या एक ज़मीन के नीचे से एक आदमी को है ना खड़ा कर दें, तो क्या होगा? बीच में क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 90। उसी तरह पेंटागोनल बाई पिरामिडल यानी 7 का केस है, SP3D3 का केस है, तो उसमें 5 आदमी को सजाना है प्लेन में, 72 72 72। ठीक है, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन ले आएंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये अगर कुछ भी समझ में आती है तो बोर्ड को इमेजिन कर लो, 5 आदमी को बोर्ड पे सजा दिया 72 72 पे, एक बोर्ड के पीछे आदमी को भेज दिया, एक बोर्ड से बाहर निकाल दिया आदमी। ठीक है, इसके लिए बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एंगल रटने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये याद रखिएगा बच्चों को, इक्वेटोरियल साइड कौन होता है? जो प्लेन वाला साइड होता है वो इक्वेटोरियल होता है, और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला साइड होता है वो बच्चों एक्सियल होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब ठीक है, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा? तो एग्ज़ाम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। जैसे आपके एग्जाम में जो है मेन क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूल्स 4-5 मॉलिक्यूल्स दे देगा और कहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री निकालो, स्ट्रक्चर निकालो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैंने जो उसूल सिखाया है हाइब्रिडाइजेशन का वो आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं उसका हम लोग तरीका देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों, जब भी किसी मॉलिक्यूल का निकालना है, ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है बच्चों कि लोन पेयर और बाउंड पेयर को सम कर देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बच्चों ये होता है कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बाउंड पेयर को सम करते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी मॉलिक्यूल्स का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसके सेंट्रल मॉलिक्यूल के मतलब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का लोन पेयर और बाउंड पेयर को सम करना है। लेकिन एक सवाल आप हमसे पूछेंगे सर कि लोन पेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द लोन पेयर? तो लोन पेयर का मतलब होता है कि वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन which do not participate in the bonding, which do not participate in bonding। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? तो सेम वही डेफिनेशन, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, which take part in bonding, which take part in bonding। ठीक है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना हो तो उसके सेंट्रल एटम का
सेंट्रल एटम का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को सम कर देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखें कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अगर सम अगर 2 आ रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हो जाएगा, और ये लीनियर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा और मॉलिक्यूल लीनियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले तो आप ये समझ लें। ठीक है, तो फिर मैं इसको एग्जांपल्स में फिट करके दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और एंगल 120 डिग्री बनेगा और ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, पहले आप मोटे मोटे बात को समझ लीजिए। फिर अगर 4 आएगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को सम करके तो sp3 हो जाएगा और ये जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा बच्चों। और बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एम राइट, ये हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये वही बात है। अगर 5 आ रहा है सम करके तो sp3d हो जाएगा, यानी करना कुछ नहीं है ना। s तो फिक्स है, p को बढ़ाना है, 1p फिर 2p फिर 3p। अब p तो 3 से ज़्यादा होता नहीं है तो ऑब्वियसली d को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ जो होगा 3 120 डिग्री पे होगा और 2 90 डिग्री पे होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल, ठीक है, बाई पिरामिडल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना कि 5 आदमी को क्लासरूम में सजाना है तो 3 को 120 पे सजा दिया, 2 को 90 पे सजा दिया। उसी तरह अगर बच्चों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम अगर 6 आ रहा है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसमें सारे बॉन्ड जो होंगे ऑल आर 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये इसी को हम लोग क्या कहते थे, एक और नाम भी दिया था बच्चों, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते थे इसको। अगर 7 आ रहा है सम करके लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो sp3d3 हो जाएगा बच्चों और इसमें 5 जो होगा 5 का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का एंगल 72 डिग्री होगा और 2 जो होगा 90 डिग्री होगा। और ये कैसा लगेगा बच्चों, ये होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा मेरे बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल्स करके दिखाइए, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स है ना दिखाता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और हाइब्रिडाइजेशन आपको तुरंत मॉलिक्यूल का निकालने आ जाएगा। 1 मिनट का काम होता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 1 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम सिंपल मॉलिक्यूल से लेकर चल रहा हूँ, जैसे अमोनिया दे दे, है ना, वाटर दे दे, जैसे CH4 दे दे, है ना, जैसे BF3 दे दे, है ना। तो इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो आपके एग्जाम में बच्चों सबसे पहले तो याद रखो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स देगा, बहुत ज़्यादा टफ मॉलिक्यूल्स नहीं देता है। ठीक है, लेकिन हमें पहले सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू करते हुए हम थोड़ा बहुत टफ मॉलिक्यूल्स पर भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल कंपटीशन में भी जाएंगे तो फिर हमें टेक्निक वही लगेगा। आइए हम लोग सबसे पहले अमोनिया के बारे में देखते हैं। NH3 है, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आप देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल जाता है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है? अरे बाबा 3 हाइड्रोजन कहाँ लटकेगा, नाइट्रोजन पे तो लटकेगा ना, तो डेफिनेटली सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही होगा। अब बताओ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बोलो सर वो तो याद नहीं है, तो ये याद रखना पड़ेगा। मैंने पीरियोडिक टेबल याद करने का टेक्निक सिखाया था, एटॉमिक नंबर का टेक्निक सिखा रखा था। वैसे भी आपको गाना याद होगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, 15 ग्रुप है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 होगा। है राइट, 5 होगा। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बॉन्ड कितना बना रहा बच्चों, 3 बॉन्ड बना रहा, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब बचाओ 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर बचा। ध्यान से देखो, उंगली की तरफ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर हुआ, इसका मतलब 1 लोन पेयर हो गया। इसका मतलब इसका है ना सम जो होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम वो कितना आ गया मेरे बच्चों, 4 आ गया। तो 4 आने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, एक समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो वाटर है H2O, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो आप बोलेंगे सर कैसे पता करेंगे भैया, हाइड्रोजन 2 किससे लटका हुआ, ऑक्सीजन से तो लटका हुआ, तो वही ना सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है। अब बताओ इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6 होता है। बोलोगे सर ये कैसे पता चला, अरे यार 16 ग्रुप है, ओस से टीपो लाइव मैंने बताया था, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब बताओ कितना हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है इसने, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। देखो 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो पेयर वाइज कितना हुआ, 2 पेयर हुआ ना, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 का मतलब sp3 हो गया हमारा। राइट, उसी तरह से
अगर हम CH4 का देखते हैं तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों, कार्बन होगा। अब ये तो मालूम है ना कि 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 14 ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब बताओ इसका बॉन्ड कितना बना रखा है, 4 बॉन्ड बना रखा है, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गया। लोन पेयर तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, क्योंकि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सारा खर्चा हो चुका है ना, तो लोन पेयर 0 हो गया। तो 4 + 0 कितना हुआ, 4, 4 मतलब sp3 हो गया, राइट। बात समझ में आ रही। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं BF3 का, ठीक है। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, है ना, 3 होता है ना। बोलोगे सर ये कैसे पता चला, अरे यार 13 ग्रुप है, बैगन आलू गाजर, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। बॉन्ड कितना बना रखा है बच्चों, इसमें 3 बॉन्ड बना रखा है, लोन पेयर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था, 3 बॉन्ड बना रखा है, लोन पेयर 0 हो गया। 3 + 0 कितना हो गया, 3, 3 का मतलब sp2। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, BeCl2। बताओ बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 2, सेकंड ग्रुप है, बेटा मांगे कार स्कूटर। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड कितना बना रहा है, 2, है ना, तो लोन पेयर तो 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 कितना होगा, 2, 2 मतलब sp हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। और मैं और एग्जांपल्स दिखा दूं तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने जो दिखा रहा हूँ मैं, इट डजंट मीन कि आप इसको याद करें, आप है ना 4-5 मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस करके खुद से देखेंगे बच्चों, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है बच्चों, ये नहीं कि साहब एक बार पढ़ दिया हो गया, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी चीज़ें याद होंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 6 है। कैसे मालूम, 16 ग्रुप का है ना, 16 ग्रुप है, उससे सल्फर है, उससे ट्रिपोलाइट। तो बच्चों सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना बना रहा है, 6, है ना, और लोन पेयर कितना हुआ, 0। तो 6 + 0 6 का मतलब क्या होता है, sp3d2 हो गया है, राइट। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, IF7, ठीक है बच्चों। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 7 होता है, ये तो मालूम होगा, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बॉन्ड कितना बना रहा है, 7 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर कितना होगा, 0। तो 7 + 0 क्या हो गया, sp3d3 हो गया, क्योंकि 7 तो sp3d3 में आ सकता है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से और एग्जांपल देखना चाहो, XeF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब बोलोगे सर जेनॉन बॉन्ड बनाता है क्या, हाँ बच्चों बॉन्ड बनाता है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, जेनॉन भी बॉन्ड बनाता है, ठीक। अब आओ देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 8 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस है ना भाई, तो 8 होगा। बॉन्ड कितना बना रखा है, 4 बॉन्ड बना रखा है, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गया, तब 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, तो बचा कितना, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब लोन पेयर कितना हुआ, 2 हुआ ना, तो 4 2 6 कितना हुआ, sp3d2 हो गया। इज इट क्लियर। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो SF4 अगर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक। बॉन्ड कितना बना रहा है, 4। अब बताओ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गया, 6 था, 4 गया, तो 1 लोन पेयर हुआ, तो 4 + 5 हो गया, sp3 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। चलिए ये तो मैंने नॉर्मल मॉलिक्यूल्स का बताया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ और है ना कंपटीशन पे थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। और वो आपसे है ना कैटायन के फॉर्म में पूछता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिस पे प्लस चार्ज होगा, तो फिर हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल्स आपके सामने दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो बोल दिए H3O+, ठीक है, NH4+, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कह दे, या फिर आपसे बोले I3-, जैसे ये IIT में क्वेश्चन आया था, उसी तरह ICl2- ऐसे आया था मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे पहले हम लोग H3O+ का निकाल के देखते हैं। तो देखो प्लस चार्ज आने का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज आने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन 1 प्लस आ गया है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ठीक है। प्लस चार्ज आने का मतलब होता है कि 1 प्लस चार्ज आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 प्लस चार्ज कम आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो H3O+ है, इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। अब डेफिनेटली ऑक्सीजन क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम है, तो प्लस चार्ज सेंट्रल एटम पे मौजूद है। अब बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है ना। अब 1 प्लस चार्ज आ गया तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 6 की जगह 5 हो गया है, राइट, ठीक। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन तो 3 लटका हुआ है ना, तो 5 में से 3 बॉन्ड बन गया है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब सोचो 5 में से 3 बॉन्ड बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर हुआ, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बताओ इस मॉलिक्यूल का खुद से निकाल के देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है,
ठीक है। अब बताओ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, लेकिन मेरे लाल इस पर प्लस चार्ज आ चुका है। प्लस चार्ज आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ठीक है। तो अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस चार्ज आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका मतलब अब 4 हो गया है। अब बताओ NH4 है तो हाइड्रोजन तो 4 ही बन रहा है ना, 4 ही जोड़ा हुआ ना, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो प्लस चार्ज आने की वजह से तो 4 हो गया, 4 बॉन्ड बन गया, लोन पेयर 0 होगा, तो 4 + 0 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। उसी तरह से I3- आप बोलेंगे सर ये I3- का क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, एक बात तो तय है कि इसमें 3 आयोडीन है, तो एक आयोडीन तो सेंटर पे होगा ना, क्योंकि 3 आयोडीन का मतलब एक आयोडीन तो बीच में आएगा ही आएगा नहीं, क्योंकि कोई एक आयोडीन आपस में जुड़ेगा तो 2 आयोडीन से जुड़ेगा तभी ना 3 आयोडीन जुड़ पाएगा। तब देखो ये माइनस चार्ज सेंट्रल आइटम पे है, यानी आयोडीन का है ना, जो बीच वाला आयोडीन है उस पर एक माइनस चार्ज है। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आयोडीन का 7 होता है, हेलोजन ग्रुप है, फिर कल बाहर आई, ठीक है। अब 7 माइनस चार्ज आ गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्लस चार्ज आता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घटा है, माइनस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो इस लिहाज से 7 था तो एक माइनस चार्ज आ गया तो 8 हो गया। अब 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो गया नहीं, तो एक इधर बॉन्ड बना, एक इधर, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया बॉन्ड, तो बचा 8 में से 2 खर्च हो गया तो 6 बचा ना, तो 6 बचने का मतलब 3 लोन पेयर हुआ, तो 3 2 5 हो गया, 5 का मतलब sp3d हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों। उसी तरह से ICl2- है, तो इसमें जो है बच्चों अगेन जो है यहाँ पर है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होगा, और एक माइनस चार्ज आ गया तो 8 हो गया। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों कि वही होगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 बॉन्ड बन गया, तो 3 लोन पेयर हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 का मतलब sp3d हो गया। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं ClF2+, ठीक है जी। तो अब इसमें क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, प्लस चार्ज हमेशा सेंट्रल आइटम पे माना जाता है, तो 7 हो गया, तो एक प्लस चार्ज आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 6 हो गया, 2 बॉन्ड बन गया, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गया 2 फ्लोरीन के साथ, क्योंकि 7 था, एक प्लस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 7 में से 1 कम हो गया तो 6 हो गया, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, तो बचा कितना, 2 लोन पेयर हुआ, तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, लेकिन इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो वो सबसे पहले आपको है ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आएगा, बल्कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना का टेक्निक सिखा दिया है, ठीक है, और इसको आपको 2 4 10 मॉलिक्यूल पे प्रैक्टिस करके देखना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, अब वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, और अगर 0 लोन पेयर होगा तो मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल ही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका CH4 है, ठीक है। लेकिन अगर sp3 हो और अगर लोन पेयर की जगह 0 लोन पेयर ना हो बल्कि 1 लोन पेयर हो जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल है ना पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूल पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल अमोनिया होगा। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे अमोनिया भी अभी हमने देखा था, अमोनिया में इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे थे बच्चों, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, एम आई राइट, ठीक है। और इसमें बॉन्ड कितना बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, तो 4 निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब याद करो, जब 4 होगा तो जैसे मीथेन में देखा था कि 4 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, तो 4 बॉन्ड बनेगा, तो 4 बॉन्ड इस तरह से बनेगा, एंगल कितना बन जाएगा, एंगल 109.5 डिग्री। बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो अभी हमने याद किया था ना बच्चों कि sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 4 बन गया और sp3 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी एंगल कितना होना चाहिए, 109.54 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देखो एक लोन पेयर है ना, तो ये क्या करता है कि लोन पेयर ना बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है। लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना है। अब ये बॉन्ड पेयर है, देखो ध्यान से, बॉन्ड पेयर का मतलब यहाँ पर से दोनों बॉन्ड में दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और ये लोन पेयर क्योंकि इसके सरफेस पे है, तो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो है एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं VCPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी,
ठीक है, इसको ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। VCPR थ्योरी जिसको गिलेस्पी ने दिया था, किसने दिया था बच्चों? गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये साइंटिस्ट बोलता था कि सबसे ज़्यादा जो है लोन पेयर में रिपल्शन होता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में तो रिपल्शन ही होगा, तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होता है। ये किसने कहा था बच्चों? गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने कहा था, ठीक है बच्चों। इसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू VCPR थ्योरी लोन पेयर के बीच रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच होगा, फिर बॉन्ड पेयर के बीच होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अमोनिया में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो आता है ना, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बॉन्ड 3 बना रहा है, एक लोन पेयर हो गया तो 4 हो गया, तो sp3 हो गया। अब बताओ sp3 में हमने बॉन्ड एंगल कितना याद किया? 109.5 डिग्री। लेकिन अमोनिया में क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 107 डिग्री। तो आपके एग्जाम में यही सवाल पूछेगा आपसे कि भाई बताओ अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद 109.5 डिग्री एंगल नहीं होता, बल्कि 107 डिग्री एंगल होता है। तो इसका जवाब वेरी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर का क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन हो रहा है। ये बात किसने बोली थी? गिलेस्पी ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। इसका फुल फॉर्म है VSEPR, इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी कहता है कि लोन पेयर में रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109.5 डिग्री एंगल होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल कितना मिलता है? 107 डिग्री। तो आपसे ये पूछेगा कि भाई अमोनिया 107 डिग्री एंगल में क्यों होता है अगर जो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? तो हम बोलेंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से होता है। ये क्वेश्चन खानदानी क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लो, ये आएगा और आएगा। दिस इज द है ना मोस्ट है ना पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और बताओ अगर क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन हो गया तो देखो ध्यान से, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स कैसा दिखेगा? जिसके बॉन्ड को देखोगे तो ये हो जाएगा क्या? पिरामिड की तरह लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप पिरामिड को देखते हैं तो उसमें ट्राइगन बनता है तीनों कोना पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन हवा में पिरामिड के ऊपर रहेगा और 3 हाइड्रोजन जो है कोना में रहेगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है बच्चों। अब वाटर में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना अच्छे बॉन्ड कितना बना रहा है? 2 बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है, और लोन पेयर 2, तो 2 + 2 कितना हुआ? 4 का मतलब sp3। तो sp3 का मतलब कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री एंगल होना चाहिए। लेकिन वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। ये अनदर सुपर हिट क्वेश्चन है, यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा या दोनों क्वेश्चन आ सकता है। अब बताओ, एक लोन पेयर अमोनिया में था तो उसने झटका मारा, रिपल्शन किया, तो बॉन्ड एंगल को 109 से कहाँ पहुँचा दिया? 107, क्योंकि लोन पेयर सर पे रखा हुआ है, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को झटका मारा तो ऐसे नीचे आ गया बॉन्ड, ठीक है, तो वो पिरामिड हो गया। तो अब बताओ, एक झटके ने 107 डिग्री पहुंचा दिया, तो 2 झटका लगेगा ना भाई? अरे भाई 2 पोल करंट मार रहा तो कितना हो जाएगा? 104.5। तो अब बताओ ये कैसा दिखने में लग रहा? बेंट। कैसा लग रहा? बेंट, या इसी को वी शेप भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वी शेप। तो इसलिए अगर आपसे कभी पूछेगा कि sp3 होगा, 0 लोन पेयर होगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि 0 लोन पेयर है यानी लोन पेयर है ही नहीं, तो जो एंगल में कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन अगर 1 लोन पेयर हुआ तो पिरामिड हो जाएगा। और अगर sp3 हो, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, sp3 हो बच्चों और 2 लोन पेयर हो बच्चों, तो ये बेंट शेप में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? बेंट शेप में। और इसका एग्जाम्पल वाटर है बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब ये 3 केस को आपको याद रखना है बच्चों। ये तीनों केस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। और हम लोग है ना पहले इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे कि जब sp3d का केस होगा तो क्या होगा, sp3d2 का केस होगा तो क्या होगा। वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो फ़ोन से पूछ लीजिएगा बच्चों।